सरकार अगले 5 वर्षों में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI को समाप्त करने का निर्णय ली है और यह समाप्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और इसकी जगह इसका स्थान लेगी 5 वर्षों बाद पूरी तरह से PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब यह बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसके क्या लाभ होंगे, इन सभी पक्षों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। PPI महंगाई मापने का एक नया इंडेक्स अब हो जाएगा, लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बाधा बन रहा है, तो आपके लिए हमारे पास है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आगामी 6 महीने आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस कोर्स से जुड़कर आप प्रीलिम्स की बाधा को पार कर सकते हैं और साथ साथ आगे की तैयारी में भी सफलता पा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है 8750187501 पर। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। 12 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। देखिए, खबर हमारी यही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो जो WPI होता है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, उसको चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समाप्त करेगी। यानी कि 5 साल तक WPI और PPI दोनों एक साथ चलते रहेंगे, लेकिन बाद में PPI जो है वो WPI का जगह ले लेगा। PPI क्या है? तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ठीक। यानी कि जो उत्पादक मूल्य सूचकांक है उसको लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है और साथ साथ जो इससे पहले थोक मूल्य सूचकांक था, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो 5 साल बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इसका निर्णय जो लिया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि जो मुद्रास्फीति है, इसके माध्यम से क्या होता है, हम मुद्रास्फीति का मापन करते हैं, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ी है उसका पता चलता है। अब इस चीज को और ज्यादा यथार्थवादी बनाने के लिए, और ज्यादा इसका व्यापक आकलन किया जा सके, सटीक आकलन किया जा सके, तो उसके लिए PPI का कॉन्सेप्ट अब लाया गया है। और ये हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी जो सिफारिशें हैं उसके अनुरूप भी यह कदम माना जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI को चरणबद्ध तरीके से जो समाप्त किया जाएगा, और उसमें आधार वर्ष भी चेंज किया गया है। यानी कि जो WPI की नई श्रृंखला अभी आप देखेंगे 15 जून से जो लागू होगी, जिसमें WPI और PPI दोनों साथ में चलेंगे अगले 5 साल तक। लेकिन उसके लिए जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष अभी तक क्या था, 2011-12, उसके जगह अब आधार वर्ष भी 2022-23 इसमें कर दिया गया है तथा नई PPI श्रृंखला 15 जून 2026 से प्रभावी होगी। अब देखिए, इसमें हमको सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जो WPI है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो क्या होता है। तो पहले उसको समझ लेंगे, फिर समझेंगे कि PPI उससे कैसे ज्यादा बेहतर है। तो उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI की बात करें, उससे पहले हमको समझना जरूरी है कि WPI क्या है। तो WPI की सबसे पहले अगर बात करें, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1942 में ही हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में इसके लिए जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष क्या होता है, किसी भी मूल्य की तुलना करने के लिए किसी एक साल की कीमत को आधार मान लिया जाता है, बेस मान लिया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति से किसी की तुलना करेंगे तभी तो तुलना होगी। तो तुलना करने के लिए हमेशा एक बेस ईयर को लेते हैं ताकि उस साल की जो कीमत होगी वही तुलना का आधार बनेगी। तो अभी तक जो बेस ईयर था वो क्या था, वो 2011-12 था। अब क्या है, इस बेस ईयर को चेंज करके वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है उसकी जगह 2022-23 कर दिया गया है, ठीक। यानी कि अभी जो नई श्रृंखला आपकी आएगी WPI की भी, जो अगले 5 साल तक PPI के साथ चलेगी, उसके लिए बेस ईयर क्या होगा, तो 2022-23 बेस ईयर होगा। सबसे पहले बात करें कि WPI क्या होता है। तो WPI जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। होलसेल क्या होता है, किसी भी जगह पर जो होलसेल मार्केट की कीमतों में बदलाव का मापन होगा उसको किससे दर्शाया जाएगा, उसको दर्शाया जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। होलसेल का मतलब होता है बल्क क्वालिटी क्वांटिटी में, कहीं पर जहां पर खरीद बिक्री होती है उसको होलसेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसान कोई है, किसान से सीधे मंडी का व्यापारी खरीद रहा है तो वो होलसेल में खरीदेगा। कोई सीमेंट की कंपनी है, सीमेंट की कंपनी से कोई डीलर जब खरीदता है तो वो होलसेल में खरीदता है। इसी तरह से कोई स्टील बनाने वाली कंपनी है, उससे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार बनानी है उसको, तो वो क्या करेगी, स्टील को थोक में खरीदेगी। अब उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी चीनी मिल में चीनी बन रही है और उस चीनी को कौन खरीदता है, उसको खरीदता है व्यापारी। तो चीनी को व्यापारी जो खरीदेगा वो किस कीमत पर खरीदेगा, तो वो खरीदेगा थोक मूल्य पर। अब जैसे मान लीजिए कि पिछले वर्ष वो चीनी थोक मूल्य पर 40 रुपए की बिक रही थी और इस साल उस चीनी की कीमत जो है वो बढ़कर 44 रुपए प्रति किलो हो गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो होलसेल प्राइस है
उस इंडेक्स के हिसाब से उसमें जो परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ, 10% का हुआ। तो कुल मिलाकर सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब हुआ कि होलसेल मार्केट की कीमतों में बदलाव का मापन करने के लिए यह विधि है। ठीक है, अब यहां पर पीपीआई की जो बात की जा रही है, तो पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है। इस नए कॉन्सेप्ट के पीछे का थोड़ा सा हम ये समझ लें कि इसके पीछे की मंशा क्या है। अब ये पीपीआई उन बदलावों की माप करेगा जो प्रोड्यूसर का मतलब बेचते समय जो प्रोड्यूस करने वाला है, उत्पादक जो है, वो जो बदलाव देखेगा उसका आकलन ये करेगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि पीपीआई में अगर आप देखें, इसको फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको और क्या कहते हैं? फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट के बनने के बाद जैसे ही ये निकलता है तो उस वक्त उसकी कीमत पिछले साल क्या थी, उस वक्त फैक्ट्री से निकलते समय उसकी कीमत इस साल क्या है। इस चीज को मापने का जो मापक होगा वो क्या होगा? पीपीआई होगा। इसीलिए इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कह रहे हैं। अब जब फैक्ट्री से कोई चीज बन के निकलेगी तो उस समय उसमें ना तो जीएसटी होगा, ठीक, किसी भी तरह का जीएसटी नहीं होगा, किसी भी तरीके की इसमें परिवहन लागत नहीं होगी, ठीक, तो इसके ढोने में जो खर्चा है वो भी नहीं होगा, मार्जिन भी यहां नहीं होगा। विशुद्ध रूप से फैक्ट्री से बन के तुरंत जो गेट से बाहर निकल रही है चीज, उसके इन्फ्लेशन का क्या मापन होगा, उसको मापने का काम क्या करेगा? पीपीआई करेगा, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स करेगा। अब इसमें जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत की जा रही है, इसके दायरे को व्यापक कर दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 सूचकांकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से सूचकांक है? तो पहला है आउटपुट पीपीआई, दूसरा है इनपुट पीपीआई और तीसरा है सर्विसेज पीपीआई। तो इन 3 पीपीआई को हम समझते हैं। अब इस 3 पीपीआई के जो घटक आप यहां पर देख रहे हैं कि आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सेवा पीपीआई, इससे इसका दायरा व्यापक हो गया। क्या क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, आउटपुट पीपीआई का मतलब हुआ कि जो उत्पादक होगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, उसको मिलने वाली जो कीमत है वो क्या है। यानी कि कोई चीज अगर फैक्ट्री में बनी तो फैक्ट्री से निकल रही है, यहां पर जो उत्पादन इसका कर रहा है उसको तुरंत क्या कीमत मिल रही है, वो क्या होगा? आउटपुट पीपीआई के अंतर्गत उसका मापन होगा। जैसे कि किसी भी किसान ने मान लीजिए कि खेती की बड़े पैमाने पर, और उसमें किसान से मान लीजिए उसने गेहूं जो है उत्पादन किया, उसको तुरंत किसान से जो खरीदा जा रहा है तो वो क्या होगा? किसान को मिलने वाली कीमत क्या होगी? वो होगी आउटपुट पीपीटी। अब मान लीजिए पिछले साल उसकी कीमत थी 2500 रुपए प्रति क्विंटल और इस बार कीमत उसकी हो गई 2700 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसका मतलब ये 200 रुपए क्या हुआ? आउटपुट पीपीआई के अंतर्गत इसका मापन होगा कि क्या है वो 200 रुपए उसका आउटपुट पीपीआई है। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? दूसरे नंबर पर इनपुट पीपीआई आता है। और इनपुट पीपीआई में क्या आएगा? ये क्या माप करता है? तो उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जो रॉ मटेरियल है और साथ साथ जो इनपुट है उसकी कीमत में क्या चेंजेस है, उसका मापन कौन करेगा? उसका मापन इनपुट पीपीआई करेगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में ब्रेड बन रही है, ठीक, अब उस ब्रेड को बनाने के लिए भी तो चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको बनाने के लिए आटा चाहिए, कुछ मात्रा में कुछ अन्य चीजें जैसे तेल वगैरह चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर उसका पैकिंग चार्ज भी होगा। ये सब चीजें क्या है? ये इनपुट है। अब उस इनपुट में मान लीजिए कि आटे की कीमत ही बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, पैकिंग चार्ज बढ़ गया। तो इस तरह से जो इनपुट पीपीआई पिछले साल मान लीजिए कुछ और था और इस साल इन सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई, तो उसका मापन कहां किया जाएगा? इनपुट पीपीआई में किया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि उसके रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने की वजह से जो प्राइस में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो क्यों है। तो इनपुट पीपीआई उस चीज को माप के आपके सामने रखेगा। यानी कि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल और इनपुट का मापन इनपुट पीपीआई मापेगा। और इसी तरह से तीसरा आपका है सर्विसेज, सेवा पीपीआई। इसमें क्या होगा? तो इसमें सेवा क्षेत्र की कीमतों में जो परिवर्तन होगा उसका मापन ये करेगा। जैसे मान लीजिए पिछले साल किसी बैंक का सर्विस चार्ज 100 रुपए था, इस साल उस बैंक का सर्विस चार्ज 120 रुपए हो गया, तो ये चीज पता चलेगी सर्विसेज पीपीआई के अंतर्गत। तो ये 3 सूचकांक जो है पीपीआई के घटक हैं और इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई है, उसको मापने का दायरा या उसकी तस्वीर और व्यापक होगी और ज्यादा स्पष्ट होगी। अब इसमें जैसे सेवा की बात कर ले तो इसमें 7 चीजें हैं, जिसमें कि बैंकिंग है, बीमा है, रेलवे है, दूरसंचार आदि हैं, ठीक। अब इसमें डब्ल्यूपीआई में ये क्षेत्र ठीक से नहीं मापे जा रहे थे, यहां पर और ज्यादा इसका दायरा
व्यापक हो गया है। साथ साथ आप देखेंगे कि WPI में कुछ क्षेत्रों को ऐड कर दिया गया है, जैसे कि पहले 697 जो चीजें थी WPI के अंतर्गत, अब उसमें उन क्षेत्रों को बढ़ाकर 957 क्षेत्रों को इसमें कर दिया गया है। तो यानी कि जो WPI में जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स की संख्या भी बढ़ाकर 957 कर दी गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ऐड किया गया है, जैसे बिजली समूह जो था, इलेक्ट्रिक समूह जो है, उसमें अब सौर, पवन और परमाणु बिजली को ऐड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, अब सौर, पवन और परमाणु, चूंकि इस क्षेत्र में अभी आप 10 साल पहले जाएं और वर्तमान समय में जाएं तो काफी प्रगति देखी गई है, तो इसको भी उसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आधार वर्ष है, उस आधार वर्ष को भी, जो नई श्रृंखला WPI की आप देख रहे हैं अगले 5 साल तक जो PPI के साथ चलेगी, उसमें 2022-23 कर दिया गया है, जो कि पहले क्या था, 2011-12 देख रहे थे। ठीक, इसके अलावा इसमें सौर, पवन, परमाणु बिजली को तो शामिल कर ही दिया गया है। पहले ये किसके अंतर्गत थी, तो पहले ये जो प्राइमरी आर्टिकल है उसके अंतर्गत आती थी। कच्चा पेट्रोलियम हो गया आपका, प्राकृतिक गैस हो गया आपका, इन चीजों को भी ईंधन और बिजली समूह में शामिल कर दिया गया है, यानी कि फ्यूल एंड पावर सेक्टर में इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक, इसके प्रकाशन को कब कब किया जाएगा, यानी कि ये सारी चीजें कैसे कैसे पता चलेंगी, तो इसमें जो WPI है और आउटपुट PPI है, इसकी अगर बात करें तो ये मासिक रूप से, यानी कि हर महीने पता चलेगा, और इनपुट PPI भी मासिक रूप से, चूंकि अभी प्रयोगात्मक तौर पर इसको लागू किया गया है, तो ये मासिक रूप से पता चलेगा। और सर्विसेज PPI की बात करें तो त्रैमासिक रूप से पता चलेगा। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अब सवाल उठता है कि इसके लाभ क्या है, आखिर ये व्यवस्था क्यों की गई है। तो देखिए, इसके लाभ को समझते हैं बहुत आसान भाषा में। देखिए, इसका लाभ ये है, सबसे पहला लाभ तो यही है कि भारत को जो बाकी, अगर अंतरराष्ट्रीय बाकी अन्य देशों में वैश्विक रूप से अगर आप देखेंगे, तो चाहे वो US हो गया, चाहे वो चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहां की जो प्रणाली है वो ऐसी ही है। अब उस प्रणाली के अनुरूप ही भारत की भी प्रणाली हो गई। साथ साथ मुद्रास्फीति का जो हम आकलन करेंगे वो और ज्यादा सटीक हो सकेगी। साथ साथ जो वस्तु और सेवाएं हैं, उन दोनों के मूल्य परिवर्तन का जो भी उन पे इन्फ्लेशन आ रहा है, उसकी एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने आएगी। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी चीज के इनपुट में अगर लागत में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम ये समझ जाएंगे कि इनपुट की लागत में बढ़ोतरी का उस अंतिम उत्पाद की कीमत पर कैसे असर पड़ता है। इस चीज को यह समझने में इस व्यापक दायरे से और ज्यादा क्या होगा, स्पष्टता आएगी। साथ साथ इन्फ्लेशन पास थ्रू जिसको कहते हैं, यानी इनपुट लागत का भार उत्पादक जो होता है, यानी कि उसका प्रोडक्शन करने वाला, सीधे तौर पर क्या करता है, वो ग्राहक पर डाल देता है। जैसे मान लो गैस की कीमत बढ़ रही है, तो जितने रेस्टोरेंट है वो हर चीज की कीमत क्या कर रहे हैं, 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा दे रहे हैं। तो इस चीज को भी समझने में मदद मिलेगी कि वास्तव में इनपुट लागत पर जो बढ़ रहा है, उस पर लागत जो बढ़ रही है, तो उत्पादक ग्राहक पर क्या उसका प्रभाव डाल रहा है, तो कितना डाल रहा है, इन्फ्लेशन पास थ्रू भी हमको पता चलेगा। और साथ साथ इसमें मेन चीज आपको जो याद रखना है, वो भी याद रखना है कि इसमें सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जो WPI में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया था। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए यह व्यवस्था सटीक है और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके अनुरूप भी है। तो ये समझने में भी सहायता कर रहा है कि इनपुट लागत की वृद्धि अंतिम उत्पाद की कीमत को कैसे बढ़ा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति को बहुत ही और ज्यादा सटीक तरीके से समझने के लिए, उसका आकलन करने के लिए ये नई व्यवस्था की गई है। 5 वर्ष तक ये चलेगी एक साथ, यानी कि नई जो श्रृंखला है WPI की वो भी चलेगी, जिसका आधार वर्ष 2022-23 है। साथ साथ PPI के साथ चलेगा, और बाद में 5 साल बाद क्या होगा, PPI ही रहेगा, WPI समाप्त हो जाएगा। तो यह है कि पूरा का पूरा मुद्दा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। नया उत्पाद मूल्य सूचकांक यानी PPI किस आधार वर्ष पर तैयार किया गया है। विकल्प आपके सामने है, वर्ष 2011-12, 2015-16, 2020-21 या 2022-23। तो उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही साथ रोज 9 बजे हम लेकर आते हैं लाइव सेशन, डेली करंट अफेयर से संबंधित होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में होता है, उसकी व्याख्या होती है। उसमें हम लगातार आपका साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से आपको भी इंगेज करने की कोशिश करते हैं। तो उससे भी जुड़िए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।